हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली हमास, जो कि पैलेस्टाइन का एक आतंकवादी संगठन है, इसने हमला किया है इजराइल पर, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा ये जो स्पीनोजा पुरस्कार है, ये भारतीय मूल की जॉयता गुप्ता को दिया गया है। 2023 के लिए नोबेल पीस प्राइज से नरगिस मोहम्मदी सम्मानित किए गए हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदल करके मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन की शुरुआत की है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला है। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तेलंगाना में अभी हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 19वें एशियाई गेम्स में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है, इसने गोल्ड जीता है। 19वें एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम ने 100वां मेडल जीता है, मतलब गोल्ड ही जीता है। ओवरऑल यदि हम देखें तो 100वां मेडल अपने नाम किया। 19वें एशियाई गेम्स में T20 इंटरनेशनल में भारत ने क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की टीम भी हालांकि इसमें गोल्ड जीती थी। वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे और इसका रिवीजन हमने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर किया था, जिसमें ऑलरेडी 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जहां आपको डेली की क्विज और पीडीएफ मिल जाती है। अभी तक यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की है? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। इन्होंने रिसेंटली दिल्ली में 52वीं जीएसटी परिषद का उद्घाटन किया है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्य और यूटीज के वित्त मंत्री ये शामिल रहे थे। अब वित्त मंत्रालय तो ये संभाल रही है। वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्तमान में हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये हो जाएंगे वी अनंत नागेश्वरन। तो इनका नाम भी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। निर्मला सीतारमन जी ये देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने भी वित्त मंत्री का चार्ज संभाला था, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री भी थी देश की। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ये है निर्मला सीतारमन जी। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी कुछ समय पहले ही। इसमें यूरोपीय यूनियन की हेड उर्सुला वांडेर को टॉप पर रखा गया था। निर्मला सीतारमन इसमें 36 प्लेस पर रही थी। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन की आधारशिला रखी है। अब चलिए, जीएसटी का इतना डिस्कशन आ ही रहा है तो उसके कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहली बात, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये फ्रांस था, जहां 1954 में ये लागू किया गया था। भारत में सबसे पहली बार असम में लागू किया गया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, जो कि निर्मला सीतारमन है। भारत में जो जीएसटी है का मॉडल है, ये कनाडा पर बेस है। कनाडा देश से लिया गया आप कह सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या में जो डिजिट्स की संख्या है, ये है 15 डिजिट। जीएसटी दिवस ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 यानी कि 279A के तहत किया गया है और इसे लागू करने का जो सुझाव है विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जीएसटी किस तरह का कर है, यानी कि किस तरह का टैक्स है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? ऑप्शंस के थ्रू यदि हम एडिशनल जानकारी निकालें तो G20 की अध्यक्षता ये की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा इन्होंने नीति आयोग के 8वीं गवर्निंग काउंसिल की भी अध्यक्षता की है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि है अमित शाह जी। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78वीं बैठक रही है, जो न्यूयॉर्क में आयोजित की गई, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर ने। इसके अलावा न्यूयॉर्क में ही क्वाड विदेश मंत्रियों की
भी जो बैठक रही, इसमें भारत को रिप्रेजेंट विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ही किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना जारी कराने की घोषणा की है? तो बिहार के बाद रिसेंटली ऐसा फैसला राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऐलान कर दिया है। इस सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में डेटा एकत्र किया जाएगा। साथ ही इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का भी एनालिसिस किया जाएगा और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जाएंगी। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं। इसे 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में केवला देव नेशनल पार्क, मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का और रणथंभौर आप रिलेट कर सकते हैं। प्रमुख झीलों में बालसमंद, सांबर, पिछौला, ये सभी आप रिलेट करेंगे किससे? राजस्थान से। एक राणा प्रताप सागर बांध है, ये भी आप राजस्थान से ही रिलेट कर सकते हैं। प्रमुख लोक नृत्य में यहां पर घूमर, ठीक है। राजस्थान के लिए यदि हम करंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसके अलावा बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। भगवान शंकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसे आप विश्वास स्वरूपम या स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन राजस्थान में ही किया गया है, ठीक है। और एआई बेस्ड लोक अदालत का आयोजन करने वाला जो पहला हाई कोर्ट है, ये भी राजस्थान का ही हो जाएगा। रिसेंटली नशा मुक्ति के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की घोषणा कर दी है। असम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? असम का जो डिब्रूगढ़ है और उत्तर प्रदेश का जो बनारस है, इन दोनों स्थानों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है तमिलनाडु का ये मंदिर। तमिलनाडु का जो यूनेस्को विश्व धरोहर है ममल्लापुरम में तट मंदिर जो है भारत का पहला ग्रीन एनर्जी यानी कि हरित ऊर्जा वाला पुरातत्व स्थल बना है। ये उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से पॉसिबल हो सका है। इस तट मंदिर को 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया था और ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि हो जाएंगे। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क आप तमिलनाडु से पढ़ते हैं। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में बनने जा रहा है। इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लाने वाला जो देश का पहला राज्य है, तमिलनाडु ही बना है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख जो आप फेस्टिवल पढ़ते हैं, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, जो कि एक बैल दौड़ प्रतियोगिता आप कह सकते हैं। जल्लीकट्टू के अलावा पोंगल फेस्टिवल जो कि मकर संक्रांति के टाइम में मनाया जाता है, ये भी आप तमिलनाडु से रिलेट करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर रही है। वैसे यदि हम बात करें तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का जो है असम के जोगीघोपा में स्थापित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था और चेन्नई में अभी लास्ट ईयर ही 44 क्रम का यानी कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आप चेन्नई से रिलेट कर सकते हैं। अब यदि हम ऑप्शंस के थ्रू यदि बात करें तो केरल में भी हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। कर्नाटक में भारत का नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे 1507 मीटर जिसकी लंबाई है हुबली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। और यदि हम पढ़ें भारत का पहला समुद्री संग्रहालय तो ये गुजरात के लोथल में। अच्छा, इस प्रश्न में यूनेस्को का डिस्कशन आया है, तो यूनेस्को यानी कि
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के हेरिटेज स्थल में भारत के अब टोटल 42 स्थल शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि एक तो है शांति निकेतन, ये कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। जो 42वां इसमें शामिल हुआ है, ये रिसेंटली शामिल हुआ है कर्नाटक का होयसला टेम्पल। आगे चलते हैं, एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है। तो देखिए, अभी चाइना 19वें क्रम के एशियाई गेम्स की मेजबानी कर रहा था, होंगजू शहर में इसका आयोजन किया गया। इसमें पदक तालिका में चाइना ही टॉप पर है। चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें कि इसने जापान साउथ कोरिया को पीछे रखा। भारत इसमें कौन से स्थान पर है, भारत आप देख पा रहे हैं चौथे स्थान पर है। भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड भी चाइना ने ही जीते हैं। इसके बाद फिर जापान, साउथ कोरिया और भारत का स्थान है। तो आप ये भी याद रखें, भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता था, इसी एशियाई गेम्स की बात है। महिलाओं ने क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता, T20 पुरुषों में भी गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किया है। तो ये एशियाई गेम्स की बात हुई। चाइना का होंगजू शहर आयोजित कर रहा था, 19वां क्रम था इसका, एडिशन 19वां आप याद रखें। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 के थे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे, इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था पदक तालिका में। इसमें भारत ये रहा था चौथे स्थान पर, ठीक है। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। अब मैं ये तो आपको पढ़ाई थी कि हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनने जा रहा है, इसका नाम मैंने नहीं बताया था, इसलिए क्वेश्चन मेंशन किया है। इसका नाम है हेल्थ वे, जिसका उद्घाटन रिसेंटली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किया गया हैदराबाद में। 23 किलोमीटर ये लंबा साइकिलिंग ट्रैक है, जो कि मुख्य कैरिज वे और सर्विस सड़क के बीच में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम आप इसी हैदराबाद में पढ़ते हैं, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। सूर्यांशु की यदि हम बात करें तो भारत की पहली सोलर बोट ये सूर्यांशु ही है, जो कि केरल से लॉन्च की गई थी। 2 ट्रेन के बीच की टक्कर को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी चर्चे में है, इसका नाम है कवच। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा भारतीय सेना से। रिसेंटली भारतीय सेना ने यूएसआई यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। क्या मतलब हुआ, इस प्रोजेक्ट उद्भव का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो एक लाइन में यदि कहूं मैं, तो भारतीय विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए, फिर से खोजने के लिए एक पहल है, जो कि भारतीय सेना ने शुरू किया है। इंडियन आर्मी की यदि मैं बात करूं तो ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, और वर्तमान में इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मनोज पांडे। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अभी रिपोर्ट आई थी कि साक्षरता के मामले में जो राज्य सबसे नीचे है, ये है बिहार। लिटरेसी के मामले की बात कर रही हूं मैं, सबसे ऊपर इसमें केरला हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये संभाल रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय के ही द्वारा डेफ एक्सपो आयोजित किया जाता है, जो कि पिछले साल अभी गुजरात ने होस्ट किया था, हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कपड़ा मंत्रालय से रिलेट करके आप मित्र योजना रिलेट कर सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल चर्चे में रही थी। आगे चलते हैं। वैसे नोबेल पुरस्कार की सभी कैटेगरी मैंने बता दी, एक रह गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो कि अभी रिसेंटली जीत लिया है क्लाउडिया गोल्डिन ने। इन्हें अर्थशास्त्र की इकोनॉमी के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पाने वाली तीसरी महिला है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी की प्रोफेसर भी हैं। जॉन फॉसे, क्या बताया है मैंने कि इन्हें साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि शांति के क्षेत्र का मिला है नरगिस मोहम्मदी को। दलाई लामा व्यक्तिगत रूप से जो एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैक्स से अवार्ड, ये पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु और किस देश के बीच में अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। हालांकि इसका डिस्कशन पहले भी आया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी। तो रिसेंटली तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के, मतलब ये जो जाफना आप देख रहे हैं, जाफना के कांके संथुराई पोर्ट तक नौका सर्विस की शुरुआत की गई है। तो आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा, जिसकी राजधानी कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है।
श्रीलंकाई रुपी करेंसी है। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। और यदि आपसे पूछा जाए पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। जाफना को यहाँ श्रीलंका की मुख्य भूमि से जो अलग करेगा यहाँ पर हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा, तो इसका नाम भी आप याद रखें। भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसमें आप मित्र शक्ति एक्सरसाइज याद रखें, दूसरी इसमें आप सिलेनेक्स एक्सरसाइज याद रख सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, तो देखिए बांग्लादेश से आपको रिलेट करना है चटगांव पोर्ट। चटगांव पोर्ट जिसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी थी। सेम वैसे ही आप सितवे पोर्ट जो चर्चे में था ये रिलेट करेंगे म्यांमार से। मालदीव अभी चर्चे में इसलिए था क्योंकि यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। अब कौन बने हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। रिसेंटली राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र कुमार को। 25वें क्रम का ये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है। अमिताभ बच्चन जी, मैंने आज ही की क्लास में बताया कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर है। क्या आपको मालूम है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन्हें अभी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो किस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? यदि आप करंट से अपडेट रहे थे तो डेफिनेटली इसका आंसर आप बता पाएंगे। वहीदा रहमान, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2021 वाले, 2020 वाले आप याद रखेंगे आशा पारेख जी। रजनीकांत जी, तो इन्हें रिसेंटली गोल्डन टिकट दिया गया है। अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ना तो बीसीसीआई के द्वारा इन्हें गोल्डन टिकट जारी किया गया है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। भारत के बाहर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है और ये बनने जा रहा है न्यू जर्सी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका की न्यू जर्सी में। 12,500 से भी अधिक लोगों ने, अमेरिकी लोगों ने इसे मिलकर के बनाया है। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। खंडवा लिखा हुआ है, ये खंडवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा था क्योंकि खंडवा जो है ना, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट है, बनने जा रहा है। हुबली रेलवे स्टेशन ये है कर्नाटका में। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन 1507 मीटर जस्ट मैंने बताया है। अहमदाबाद में आपने याद रखा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी बैठक क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था सीमा सड़क संगठन के 28वें प्रमुख जो कि बने हैं रघु श्रीनिवासन। आज का सवाल पूछने से पहले यहाँ पर कुछ अपडेट करना चाहूंगी। मैंने आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में बताया था, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के बारे में। जब मैंने डेटा देखा था तो 40 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य था, लेकिन ऑफिशियली जो डेटा अनाउंस हुआ है इसके तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर किया जा रहा है। इसलिए मैंने जो इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट शेयर करती हूँ इसमें भी मॉडिफाई कर दिया था मैंने, है ना। तो सोचा कि अब अपडेट हो गई हैं चीजें तो आपको भी बता दूं। तो आज कमेंट बॉक्स में आपको क्या आंसर देना है, बीच में 2 सवाल जो मैंने पूछे हैं वो तो आप बताएंगे ही, साथ में आपको ये बताना है कि स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर है। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।